नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। इंडिया न्यूज वायरल में जिस तरह से कल हम पल पल रिपोर्ट आपको दे रहे थे बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव पर बात करेंगे। मैं कल कह रहा था बिहार में काबा फिर से नीतीश कुमार बा। मतलब मैं इस बात के बारे में आपको बता रहा हूं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार लगभग बननी तय हो चुकी है। लगभग क्या, अब ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। मतलब एनडीए एनडीए के समर्थन में एक बार फिर से नीतीश कुमार आ चुके हैं और नीतीश कुमार ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। हालांकि मैं आपको बता दूं, अब तक का जो समीकरण है, बीजेपी ने 74 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी जो है 74 सीट पर, जेडीयू 43 सीटों पर अपनी जीत अपने उनके सीट पे आ चुकी है जीत का। और 43 सीट पर बीजेपी को फायदा होता, डबल फायदा होता दिख रहा है और जेडीयू को 50% नुकसान होता दिख रहा है कि जो जेडीयू पिछली बार 70 प्लस सीटों जीत करके विधानसभा में आ चुकी थी, वो जेडीयू इस बार 43 सीटों पर जाकर सिमट चुकी है। अब मैं बात करूं आपकी उन्हीं के सहयोगी दल जो थे उनके वीआईपी और हम पार्टी। वीआईपी को जहां 4 सीटों का फायदा हुआ है, तो वही हम पार्टी जीतन राम मांझी को भी 4 सीटें मिली है। खुद जीतन राम मांझी भी इमामगंज से 15,000 वोटों से चुनाव जीत करके आए हैं। अब बात करूं मैं महागठबंधन की। महागठबंधन में आरजेडी को 75 सीट मिली है, मतलब 75 सीट, एक सीट बीजेपी से ज्यादा वो जीत करके आए हैं और उनका पलड़ा इस बार भारी रहा। मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए एक सीट ज्यादा जीत करके वो बीजेपी से आए हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, वो थी आपकी आरजेडी। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी, सीएम के कैंडिडेट थे आपके तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने खुद स्टार प्रचारक के तौर पर हर विधानसभा का दौरा किया था। मतलब उनके जितने भी प्रत्याशी थे उनके लिए वो दौरा किए थे और वो खूब घूम घूम कर उन्होंने वोट मांगा था। पिता के जेल में रहने के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपना जो कर दिखाया था, वो सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने किया था। मैं कहता हूं कि हार कर भी तेजस्वी यादव इस बार जीत गए हैं। मतलब युवाओं के दिलों में उन्होंने एक अपनी अलग पैठ बनाई। युवा के दिलों में इस बार शायद उन्होंने ऐसी पैठ बनाई कि उनके हर छवि पर लोग उनको मैंने इतना वोट दिए कि वो अपना समीकरण में, मैं कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा वोट भी उनको मिला, उनकी पार्टी को मिला। अब बात मैं करूं कांग्रेस की। जो कांग्रेस 40 सीट जीतकर 2015 के विधानसभा में अपने सदन में पहुंची थी, वो इस बार जो है 19 सीट, मतलब कि मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है किसी को तो जेडीयू और कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस सिमटती हुई 19 सीटों पर आकर रुक गई है। तो वही मैं बात करूं एलजेपी की। एलजेपी का खाता खुला रात में, एलजेपी को करीब लगभग 10 बजे के आसपास में एक सीट जाकर मिला और एलजेपी ने पूरे बिहार में 6% वोट अपने अपने हासिल किया है। मतलब उसका जो नारा था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, या नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने दूंगा, या नीतीश कुमार को सीएम बनता हुआ देखना नहीं चाहते थे और नीतीश कुमार की पार्टी को हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ। हर जगह मैं कह सकता हूं कि पासवान वोट जो था और पासवान जाति के वोट या उनके पार्टी के समर्थक जो थे, कम से कम हर प्रत्याशी को 20,000, कहीं तो कहीं 7,000, कहीं 25,000 वोटों का नुकसान दिया होंगे। और इसी तरह मैं कह सकता हूं कि एलजेपी ने जो समीकरण खेला था, जो कार्ड खेला था नीतीश कुमार के लिए, उसमें वो कहीं ना कहीं खुद मैं कह सकता हूं कि भले उनकी सीट एक आई हो, लेकिन वो कामयाब होते दिखे जेडीयू को उस जगह सदन तक नहीं पहुंचाने के लिए। 43 विधानसभा सीट जेडीयू जीत कर आई है, जिसके लिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे। तो बार बार ये बोल भी रहे थे कि मैं बीजेपी को पूर्ण सपोर्ट करता हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं, मोदी भक्त का मैं उनका पालन करता हूं, मैं छाती चीर कर दिखा सकता हूं कि मेरे यहां पर हनुमान बसते हैं, मैं मोदी का हनुमान हूं, ये बात उन्होंने कहा था। और जिस तरह से आज जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने जब उनसे पूछा कि अब आप क्या कहेंगे, अब आपके चुनाव में आपकी पार्टी को करारी हार मिली, तो उन्होंने कहा कि एलजेपी का जनाधार बढ़ा है। मतलब कि एलजेपी कहीं सिमटी नहीं है, कहीं एलजेपी वोट कटवा पार्टी नहीं बनी, एलजेपी का जनाधार बढ़ा है। मतलब कि आने वाले समय में एलजेपी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, ये उनका कहना था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मोदी के साथ हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने जदयू से ज्यादा सीटें जीत करके आए और बिहार में वो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी बने हैं। अब मैं बात करूं सबसे ज्यादा फायदा, मैं कहूं अगर 100 में 100 मार्क्स दिया जाए तो मैं कहता हूं कन्हैया कुमार को मैं कहूं तो कम से कम 17 सीटें मिली है। और कन्हैया कुमार के लिए जो सीटें हैं, मैं कह सकता हूं कि ये उनकी ताकत, उन्होंने जो युवा और यूथ के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो शायद उन्होंने जो सीपीआई और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी थी, रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जो बात किया था,
और जो डायरेक्ट अटैक किया था वो थे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर। उनको पूरा का पूरा फायदा होता दिख रहा, मैं ये कह सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं किसी रूप में 100% मतदान और 100% उन्होंने अपने सीट के समीकरण को जीता है। अब मैं बात करूं एआईएमएम को, सीमांचल बहुल इलाकों में एआईएमएम ने अपना कारनामा कर दिखाया और एआईएमआईएम को भी करीब 5 प्रत्याशी उनके जीत करके आए हैं एआईएम के, और सीमांचल इलाके में 50% से ज्यादा वोट के समीकरण में बात करूं तो उनकी तरफ जाता दिख रहा है। एआईएम में जो सीटें हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से भाजपा की बी टीम कही जाती है, भाजपा के बारे में उनके ऊपर आरोप है कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है और वो नीतीश कुमार को और मोदी को गाली देते हैं, लेकिन सीमांचल बहुल इलाके में नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि नीतीश कुमार को ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन को भी काफी नुकसान पहुंचाया और 5 सीटें जीतकर वो भी आज के डेट में मैं कहूं कि 100% मार्किंग उनको भी दी जाती है। अगर बात की जाए एमपी उपचुनाव की भी मैं बात करूंगा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 19 सीट, मतलब 28 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ था, 19 सीट जीत करके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां बनकर उभरी और उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। उनको सरकार बचाने के लिए जो 15 से 16 सीटें उनको चाहिए थी, उनकी सरकार बच गई। मतलब सदन अब वो 5 साल चला सकते हैं और उनके गढ़ मजबूत हो चुका है, उनका बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस को वहां पर 9 सीटें मिली है और अदर्स को वहां पर 7 मिली है। तो मैं आपको बता दूं बिहार में भी अदर्स को जो है 7 के करीब में बिहार को मिला। और मैं ये भी कह सकता हूं आपको, झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने 2 सीटों के लिए काफी मेहनत किया था, जैसे रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोगों की नाराजगी के बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है और उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो दौरा भी करते हैं दुमका बेरमो में। लेकिन होता क्या है ये आपको भी पता है, दोनों सीट वहां से बीजेपी हार जाती है। उस जगह से एक सीट जेएमएम को, मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है, उनके भाई, छोटे भाई बसंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो युवा मोर्चा के, और उनको वो जीत हासिल करते हैं। पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है और पहली बार वो जीत दर्ज करते। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। इस बार उन्होंने जीत दर्ज किया है और वो जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपना सारा श्रेय अपने पिता और अपने भाई को दिया है कि उनकी वजह से मैं जीता हूं। लुइस मरांडी वहां से उनके सपोर्टिंग कैंडिडेट में थी। लुइस मरांडी इस बार भी चुनाव हार जाती है, हालांकि उनको दोबारा टिकट दिया गया था, इससे पहले भी उनको विधानसभा में टिकट दिया गया था लेकिन वो हार गई थी। वो मंत्री भी रही है विधानसभा में, विधानसभा की चुनकर जब वो आई थी तो मंत्री थी, कल्याण मंत्री बनी थी। लेकिन आपको मैं बता दूं ठीक इसी से ठीक उलट बेरमो विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जो थे वो एक कद्दावर नेता थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहते हुए उन्होंने मंत्री पद का सफर तय किया और वो मजदूरों के नेता कहे जाते थे। उनके बेटे ठाकुर अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह को टिकट मिला था और उन्होंने भी वहां पर जीत दर्ज की। मैं ये कह सकता हूं कि सिंपैथी वोट और जो राजेंद्र सिंह ने कमाया था वो वोट पूरा का पूरा समीकरण के तहत में वो सीधा के सीधा रूप में कहूं तो उनको जाता दिख रहा है। अनूप सिंह भी जीत करके सदन पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी अपने जीत का सारा श्रेय अपने पिता और अपने परिवार को दिया है। उन्होंने कहा कि आज अगर मेरे पिता होते तो शायद मेरी खुशी 2 गुनी होती, लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद मैं चुनाव जीत करके आया हूं, ये खुशी थोड़ी अधूरी रह जाती है। चलिए अब मैं बात करूंगा ऑल ओवर विकास की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना बिहार चुनाव को लेकर के, तो बिहार चुनाव में देखा आपने जिस तरह से एग्जिट पोल, सारे चैनल के जो एग्जिट पोल थे लगभग गलत साबित हुए। मतलब आपको मैं बताऊं कि सारे चैनलों के एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए, जो 7 तारीख को एग्जिट पोल दिखाए गए थे सारे चैनलों के, लगभग सारे चैनलों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए। वही मैं कल की बात करूं, मतलब 10 नवंबर को बिहार चुनाव का काउंटिंग जो था और सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगभग 1 बजे के बाद से कंटिन्यू आ रहा था। रात के 2 बजे तक ये चुनाव का फैसला होता रहा। और रुझानों में मैं बात करूं तो रुझानों में एनडीए की सरकार सुबह बन चुकी थी, तो रात में भी सुबह से लेकर रात तक की मैं बात करूं तो रुझानों में एनडीए पूर्ण बहुमत में चलती रही और शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने अपना बरकरार बनाए रखा। लेकिन आपको मैं बता दूं जिस तरह से उन्होंने रुझानों में अपनी बढ़त बना रखी थी, वो उसी को पूरा देखते हुए, उसी रुझान को देखते हुए वो शुरू से अंत तक अपना बढ़त बनाए रखे हैं। लेकिन अब बात करूं, रुझान खत्म हो चुके हैं और
एनडीए गठबंधन की सरकार वहां बनती दिख रही है। और लगभग वहां पर जो है, अब मुख्यमंत्री की बात करूं, जिस तरह से बीजेपी ने अपना चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया था, तो क्या बीजेपी जो है एनडीए में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये भी एक सोचने वाली बात होगी और ये भी शायद बीजेपी को तय करना होगा, क्योंकि अब मीटिंगों का दौर चालू है। कभी नीतीश कुमार अपने पार्टी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी बीजेपी दल अपने पार्टी के साथ बैठ के मीटिंगें कर रही है। जैसे कि कल जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, तो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मतलब अब बीजेपी की तरफ से एक मांग उठने लगी है कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। तो फिर से देखना होगा या फिर से नीतीश कुमार है या भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। अब ये तो खैर एक दो दिन में पता चल जाएगा, लेकिन महागठबंधन ने चुनाव में जीता है, तो महागठबंधन को पहले इंडियन न्यूज वायरल की तरफ से माफ कीजिएगा, एनडीए ने जिस तरह से चुनाव जीता है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो पहले एनडीए को इंडियन न्यूज वायरल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे मित्र, हमारे सहयोगी संतोष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी हो जाए जीतेगा तो एनडीए ही, क्योंकि इस तरह से उन्होंने कहा था, उनको पूर्ण विश्वास था कि जीत एनडीए की होगी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने काम किया है, हम उनके काम को भूल नहीं सकते हैं, हम उनके मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। एक तेजस्वी ने ही पूरे स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक को धूल चटाने का लगभग काम किया, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के चुनाव लड़ने के लिए बिहार में आते हैं, जितवाने के लिए आते हैं। मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जगत प्रकाश नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और भी कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, अश्विनी चौबे हो, जितने बड़े बड़े नेता हैं एक तेजस्वी यादव को धूल चटाने के लिए। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव अपने मकसद में कामयाब होते दिखे और कामयाब हो, मैं कह सकता हूं कि वो चुनाव हार कर भी जीत गए, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, लार्जेस्ट पार्टी। आरजेडी जो है 75 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि उनके साथ मैं कह सकता हूं उनके ऊपर कई अटैक हुए, जंगल का युवराज तक कहा गया, उनके पिता के जंगल राज कहा गया, जो मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी मां राबड़ी देवी, उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी। बिहार पिछले विधानसभा में चुनाव जीत करके आए थे, राघोपुर से उप मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उस वक्त महागठबंधन में जदयू भी उनके साथ चुनाव लड़ी थी। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उनके ऊपर, वो जो अपना हाथ खींच करके अपना हटकर विधानसभा से, सदन से फिर से दूसरी बार वो एनडीए के समर्थन में आते और एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं। ठीक इसके उलट जब कल चुनाव होता है, तो महागठबंधन में आपको पता है आरजेडी, महागठबंधन में आपको पता लेफ्ट, महागठबंधन में आपको कांग्रेस, ये तीनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। और अदर्स की भी बात कर सकते हैं अपन। इसी तरह एनडीए की बात करें तो एनडीए में जिस तरह से बीजेपी आपके साथ थी, जदयू साथ थी और हम और वीआईपी साथ में चुनाव लड़े थे। अब वो सब एनडीए में सरकार बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। अब विषय जो है बात करने के लिए, क्या बिहार में बीजेपी का जो वादा है क्या वो कायम रहेगा? संतोष जी। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें काफ़ी तल्लीनता से सुना। कल भी जिस तरह से हम डिबेट किए, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे थे और जो अपने जो विचार दिए, अपने जो प्रतिक्रियाएं दी और हमें देखा, इसके लिए अपने दर्शकों का धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे आपने भी बताया, मैंने कल भी कहा था कि सरकार जो एनडीए बना रही है, ठीक है। हम जो अंतिम रात तक जो जिस तरह से जो काउंटिंग चला, और आप देखे होंगे कि 125 के आसपास जाके जो है काउंटिंग काफ़ी देर तक रुकी रही थी। इसको लेकर कुछ अफवाहें भी आई, कुछ जैसे मनोज झा जो आरजेडी के जो थे, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए। चुनाव आयोग के पास गए भी थे ये लोग बात करने के लिए। तो देखिए, तेजस्वी जी ये कह सकते हैं कि मेरे पास अंतिम ताले की जो चाबी वो नहीं थी। देखिए, जिस तरह का जनादेश आया है और 10 सीटों का जो फासला मतलब तेजस्वी चूक गए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो हो सकता है। इस पर ज़्यादा हम तो नहीं बोले, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान दे दिया है, तो आप हमसे कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये 10 सीट जो, चूँकि देखिए अब उन्होंने केस भी किया है, करने की बात कही है कि 10 सीटों का जो
क्या जो सर्टिफिकेट देने की जो बात थी। मैंडेट देखिए, जनता ने मैंडेट दे दिया है, महागठबंधन चुनाव में सिमट के रह गई 110 सीटों पर, और एनडीए ने अपना महागठबंधन जो बनाया, एनडीए का जो महागठबंधन था उनकी सरकार बनती दिख रही है। और जब इलेक्शन कमीशन ने सीधा सा बात कह दिया कि अब सरकार एनडीए की बनेगी, भाई एनडीए की जीत हुई है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि देखिए, अब हम ये बात करें कि अब ये तो बार बार होती है, बार बार आवाज आता है कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम को हैक करने के बाद कल से जिस तरह से मनोज झा ने कहा, पप्पू यादव ने आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, तो जब भी चुनाव वो हारते हैं तो वो सीधा अटैक ईवीएम के ऊपर करते हैं। आखिर ये बार बार क्यों होता है? तो उसको हटा दीजिए ना, ईवीएम को हटा दीजिए। पूरे जितने भी बड़े बड़े देश थे उन्होंने ईवीएम को हटा दिया, तो आप भी हटा दीजिए। आपका आरोप लग रहे हैं तो आप उसको हटा दीजिए ना। ईवीएम पर को अब आप ऐसे भी जितना समय ले रहे हैं 2 दिन और सही होगा, हटा दीजिए ना ईवीएम। अगर आपको बार बार आरोप लगाया जा रहा है और हर चुनाव में इस तरह की बातें आ ही जाती है, ईवीएम को हटा दीजिए, पहले जिस तरह से उसे होने दीजिए। क्यों अपने पर आप आरोप लेते हैं? चुनाव आयोग अपने पर क्यों आरोप लेती है? इतना मेहनत होता है, इतना खर्च होता है, उसके बाद में फिर आरोप लग जाता है। पार्टियों का काम तो आरोप और प्रत्यारोप लगाना, पार्टियां आरोप लगाती है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो वो कहीं आरोप नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारते हैं तो आरोप लगाते हैं। अब जितने मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप उपचुनाव की बात करें, तो जैसे वहां भी 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में वहां पर 19 सीटों पर बीजेपी को मैंने बढ़त दिखाई गई, बीजेपी वहां चुनाव जीत करके आई। 7 सीट पर कांग्रेस जीती। जब वो चुनाव हारते हैं तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो आरोप नहीं लगाते, तब वहां पर कोई ईवीएम हैक नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों होता? चुनाव हारने पर जब मैं कहता हूं आप ईवीएम की मांग करते हैं कि ईवीएम हटाया जाए, तो उनको सही रूप से उनको बोले ना कि पूरे देश से ईवीएम को हटाया जाए, ईवीएम की मांग करें। लेकिन ऐसे क्यों बैलेट पेपर की मांग करनी है? पूरे देश के लिए मांग करें। जब वो जीतते हैं तब नहीं मांगते हैं, लेकिन जैसे चुनाव हारते तो मांगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, ये कह सकते हैं। या एक चीज और हो सकता है कि आप जहां भी चुनाव होने वाला है वहां पहले आप तय कर लें कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं। या उसको एक जब सदन में बैठते हैं सभी, तो एक साथ उस पर प्रस्ताव लेके आ जाएगा हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा कि अब ये जनादेश की, हम बिहार के जनादेश की बात कर रहे हैं, तो देखिए 10 सीट को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसा आप भी अगर उस नज़रिए से देखते हैं तो हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता था गुंजाइश। 500, 1000, 1500 का जो फासला था, और अंतिम समय जिस तरह से चुनाव को रोका गया, काउंटिंग को रोका गया, तो आरोप लग रहे हैं, तो कुछ हो सकता है। लेकिन अब तो जनादेश आ गया, अब तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, तब ठीक है। अब मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं हम। मुख्यमंत्री, आपने कहा भी था कि मुख्यमंत्री तो देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन चूंकि देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की महत्वाकांक्षा तो सबको रहेगी, और इसी महत्वाकांक्षा में पिछली बार जो 2014 में जो हुए थे, उसमें जो है ये नीतीश जी जो है आरजेडी से अलग हुए थे, जबकि मैंडेट जनादेश जो है उनको मिला था, महागठबंधन को मिला था। और अभी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी जनादेश शिवसेना और बीजेपी को मिली थी, न कि कांग्रेस और शिवसेना को मिली थी। तो वहाँ भी क्या हुआ? और अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर बार्गेनिंग होगी, और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री से बनने से दूर रह जाते हैं नीतीश कुमार, तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से बिहार में जो वो अपने वही उसी भूमिका में आएंगे, हो सकता है आरजेडी के साथ में चले जाए, कोई बड़ी बात ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बीजेपी, मान लीजिए अगर बीजेपी ने अपना सीमन तोड़ा, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर बीजेपी अपना स्टैंड चेंज करती है, बीजेपी कहती है कि हम इनके साथ सरकार, कि आपको मैं केंद्र में भेजता हूं, कहा ना कि वहां के केंद्र में चले। हाँ, उन्होंने मांग उठाई कि हम जो है बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, तो हमको वहां का हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर एक ने उठाई आवाज, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जो उसको ऊपर से कोई से कुछ आदेश आता है, तभी नीचे का नेता कुछ बोलता है डायरेक्ट अपने मन से। आपने भी, हम लोग यहाँ अपने पास बुलाए कैमरे के पास में, जब तक कि कुछ उनको नहीं आता है तो नहीं आते हैं सामने बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं से मिला होगा कि तुम इसकी आवाज़ उठाओ, तो उन्होंने आवाज़ उठा दी है, आज मीडिया में आ भी गई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हमने 20 साल से हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो हम मुख्यमंत्री को बनना है, तो इसका आवाज उठाओ। और आज नहीं हो, जब स्वार्थ टकराएगा, जब हित टकराएगा, तो वहाँ बिहार में ये होना है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में आरजेडी है, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप वहाँ आरजेडी है। और आरजेडी अगर चाहेगी, अगर नीतीश कुमार से समझौता कर लेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर रेल मंत्री बनाया जाएगा और बिहार अपने यहाँ पर बिहार में जिस तरह से बीजेपी करीब जीत करके 100 सीटें लगभग जो 74 सीटें जीत करके आई है बीजेपी, उनमें से किसी एक को या और भी जो उनके सीनियर नेता हैं उनमें से किसी एक को चुन करके वो सीएम प्रोजेक्ट करेगी। मान जाए, अगर नीतीश कुमार मान जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मानेंगे ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जब उनको विकल्प मिला हुआ था लोकसभा चुनाव में, जब वो महागठबंधन का हिस्सा थी, तो आज तक तो केंद्र में उन्होंने सीट नहीं लिया। वो बिहार में अपनी राजनीति करना, और उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई, रेल मंत्री है, केंद्र का रेल मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो महत्वाकांक्षा तो है ही, और भाजपा भी इस कैश कराएगी कि हम सबसे ज्यादा सीट लेकर के आए। अभी एक दो दिन और वेट करना चाहिए, अभी जल्दबाजी होगा। कहते हैं जनता बहुत समझदार होती है, कहते हैं जनता बहुत चालाक होती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप सोच समझ करके वोट दें। अगर आप अपना वोट किसी को दे रहे हैं तो दो कम से कम 100 बार सोचें जनता के बारे में, क्योंकि जनता ही किसी को चुनकर सदन भेजती है। जब जनता किसी को चुनती है तो साफ शब्दों में मैं बात कह सकता हूं, सदन पहुंचाने का काम, मैंडेट देने का काम जनता जनार्दन का होता है। जनता ने ही आज अगर महागठबंधन से अलग हट करके अगर एनडीए को चुना है तो कुछ ना कुछ सोचा है। क्या कोरोना वैक्सीन का दवाई जो फ्री में बात की गई थी बिहार में वो काम कर गया, या फिर मोदी का फिर से रुतबा काम कर गया? क्योंकि इस बार की जो बात थी, इस बार का जो पूरा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं किसी रूप में 3 मुद्दों पर चल रहा था। वो था रोजगार, बेरोजगार और विकास का मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा जो था, इन 3 ही मुद्दों पर कम से कम बिहार में बात किया था और बिहार पे बात की जाए। बड़े बड़े नेताओं ने इस पर वादे किए हैं। आपको पता है नीतीश कुमार की सरकार ने 19 लाख स्वरोजगार की बात की है। वही नीतीश कुमार ने किया, एनडीए ने। मैं बता रहा हूं कि वही एनडीए ने बात किया, लेकिन उसके ठीक उलट 10 लाख रोजगार देने की बात की थी आपके महागठबंधन में तेजस्वी सरकार ने, तेज रफ्तार ने बात की थी। लेकिन जब उन्होंने ये ऐलान किया तो ठीक उसके ऊपर बीजेपी ने कटाक्ष किया कि आखिर, मतलब नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया था कि आखिर वो 10 लाख रोजगार कहां से देंगे? क्या भ्रष्टाचार करेंगे? कहां से पैदा करेंगे 10 लाख रोजगार? भ्रष्टाचार करके पैदा करेंगे, जो उनके पिता ने किया। आपको पता है ये नीतीश कुमार का वीडियो काफी वायरल हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं, पूरे महागठबंधन ने कहा था कि 19 लाख जो है स्वरोजगार हम पैदा करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो में पूरा क्लियर किया था किसको किसको कहां कहां कितना रोजगार और स्वरोजगार दिया जाएगा। उनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बताया किस तरह से विकास के मुद्दे काम किए जाएंगे। लेकिन हम जब बात कर रहे थे बिहार में कि बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी ने मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ 2-3 मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। पहला मुद्दा था लालू, दूसरा मुद्दा था उनके बेटे जंगल के युवराज, जिसको उन्होंने कहा था आपने मोदी, क्योंकि मोदी का एक अपना ऑरा होता है, पता है आपको। मोदी जहां भी जाते हैं, मोदी अपने उसी ऑरे के तहत मोदी लोगों से बात करते हैं, उसी संस्कार, उसी व्यवहार के तहत उनसे बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब वो बिहार में जाते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, जब बिहार के साउथ में जाते हैं तो वहां पर वो उस तरह से बिहार में वो मैथिली में बात करते हैं, जब वो बंगाल जाते हैं तो बंगालियों में बात करते हैं। मतलब वो लोगों को रिझाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि लोगों को रिझाने का काम मोदी करते हैं। इसी तरह क्या, अभी मैं उनके उसी क्वेश्चन पर अपने भाई से बात करूंगा कि क्या आपको लगता है ये बिहार में कोरोना वैक्सीन फ्री काम कर गया? ना, बिल्कुल नहीं काम किया है। कोरोना वैक्सीन का बाद में उन्होंने खंडन भी किया है। देखिए, बिहार में कुछ भी काम नहीं किया, बिहार में सिर्फ काम किया तेजस्वी फैक्टर काम किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी ने अकेले पूरे चुनाव को लड़ा है, तेजस्वी अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ा है। और लास्ट में जो 10 सीट का जो हार जीत का फैसला हुआ, वो फैसला जो है वो हम उस पर अपना साइलेंट हम होना चाहते हैं। अब चूंकि बिहार में नीतीश की सरकार बनती, एनडीए सरकार बनती है, तो वो समझे। लेकिन चुनाव जीता है अगर किसी ने तो वो तेजस्वी ने जीता है। दिल जीता है किसी ने, तेजस्वी ने दिल जीता है। एक तेजस्वी की, अगर आप बहुत अच्छे थे, आप थंबिंग मेजोरिटी लाते, आप 140 लाते, 150 लाते, बहुत अच्छे आपके तो आप कहां लाए? आप तेजस्वी से को इतना कंडम करने के बाद भी आप उससे ऊपर नहीं जा पाए हैं, आरजेडी से आप ऊपर नहीं जा पाए हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो आप ऊपर नहीं जा पाए हैं। लार्जेस्ट पार्टी बनकर आरजेडी उभरी है, 75 सीट उनको मिला है, उनको जनादेश मिला है, तेजस्वी को जनादेश मिला है। अगर तेजस्वी को अगर जनता, बिहार की जनता अगर नकारती तो आप लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही होती। तो तेजस्वी को युवाओं ने नहीं नकारा है। लेकिन
आप हम बहुत अच्छा काम किए, आपको विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर अगर मत आया तो आपको आना चाहिए था, 35 आना चाहिए था, 135 आना चाहिए था, 140 आना चाहिए, 150 आना, क्यों ना आपको आना चाहिए था? आपने 15 सालों का राज किया वहां, आपको आना चाहिए था। देखिए, अब चूंकि जनादेश आ चुका है, फैसला आ चुका है, तो अब कुछ इस पर बोलना इसी तरह सीमांचल की बात करूं, बिल्कुल। सीमांचल बहुल इलाका जो है, वहां पर महागठबंधन को भी लोगों ने नकार दिया, वहां पर एनडीए को भी लोगों ने नकार दिया, लेकिन वहां पर एक ऐसी पार्टी, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो उनकी पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटों का फायदा हुआ और 50% मतदान उन्होंने वो ले गए और सारी पार्टी पीछे के पीछे रह गई। इसका भी इस पर हमने कल भी बात की थी। सीमांचल जो एरिया है वो उसी एरिया पर आकर के योगी जी बोलते हैं कि मैं घुसपैठियों को किसी कीमत पर यहाँ बसने नहीं दूंगा, वो एनआरसी होगी, सीए आएगा। 370। आप बिहार चुनाव में एनआरसी और सीए की बात करते हैं, ठीक है, मुद्दा है, क्योंकि भाजपा के एजेंडा में वो मुद्दा होना चाहिए, लेकिन वहां से आप सोच के देखिए कि एन वक्त पर गठबंधन होता है, थर्ड फ्रंट बनता है वहां बिहार में, एन वक्त पर बनता है, एआईएमएम की असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और जो रालोसपा, एन वक्त पर गठबंधन बनता है। हम उसको बी टीम क्यों नहीं कहेंगे? आखिर वहां पर जो 5 सीट का नुकसान हुआ आरजेडी को, सीधा सीधे वहां आरजेडी को नुकसान, चूंकि वहां पर कभी भाजपा रही नहीं है, कभी नहीं रही है भाजपा, नहीं, वहां पर महागठबंधन को सबसे बड़ा हमेशा रहा है। अब वहां पर नुकसान अगर हुआ है तो वो 5 सीट आप इसमें और जोड़िए, 110 और 5 115 सीट तो गया, इनके पास 115 सीटें थी। तो देखिए, वो बी टीम है, वो काम कर गया, अब उनका वो क्या होगा, लेकिन हाँ, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसके लिए ओवैसी की पार्टी को भी बधाई। अब आप सीमांचल उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखिए कि वहां पे शायद एक मायावती को भी सीट आया, मतलब बहुजन समाज उनको भी आया, तो वो 5-6 सीटें, टोटल 7 सीटें वो जीते हैं ना, तो 6 सीट हम कहते हैं उन्होंने ले गए। वो सारा 6 सीट जो था वो आरजेडी या महागठबंधन का सीट था। तो आप जिस तरह से बात करो, आपको पता है जिस तरह से कन्हैया कुमार, बिल्कुल, कन्हैया कुमार का बिहार में कई बार विरोध हुआ, कई बार लोगों ने जैसे कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, गिरिराज सिंह उनके विरोध में थे, और बेगूसराय चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव के दौरान भी, बेगूसराय से चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बिहार में लगातार रुख किया और बिहार में कई जनसभाएं की, कई दौरे किए बिहार में। इतने दौरे करने के बाद आज आपको लगता है कि बिहार में लेफ्ट जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में मजबूत हुई है? देखिए, 17 सीट जीत करके आती है और सबसे बड़ा नुकसान वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख जाती है। अब देखिए, अब देश में ये होने जा रहा है, जैसा हम समझ सकते हैं कि अब देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं लेफ्ट खड़ा होने वाली आने वाले समय में। जिस तरह से आप देखिए, यहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कांग्रेस अब सिमट गई है, अब नहीं लगता है कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है, क्षेत्रीय पार्टी उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। बीजेपी का नारा है कांग्रेस मुक्त शासन पूरे देश में बना हाँ, है, तो कहीं वो कामयाब होते उस जगह पर दिख रहे हैं लगभग, तो क्योंकि उनके विपक्ष का नेता तो कोई दिख नहीं रहा सामने, उसका लाभ बोलने वाला नहीं है, उसका लाभ लेफ्ट उठा रहे हैं। अभी बंगाल चुनाव होना है, अगर लेफ्ट वहां भी काम कर जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में लेफ्ट को अच्छा लाभ होगा। तो कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोग अगर लेफ्ट की ओर ज्यादा रुझान करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लेफ्ट मुद्दों की बात भी करती है और वो अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस को विचारधारा नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार उनको जनता नकार रही है। चाहे एमपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, तो जनता नकार रही है उनको। और जिस तरह से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे कल हम लोग बात भी कर रहे थे, उनकी जो शैली है वो कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष की शैली नहीं लगती है। उनकी बात करें राहुल जी की, तो वो कहीं से नहीं लगती, कि उन्हें मैच्योरनेस आना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं, उन्हें मैच्योरनेस आना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस लेफ्ट का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था बिहार से, जिस लेफ्ट को लोगों ने पलायन का रास्ता दिखा दिया था, वही लेफ्ट आज सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत स्थिति में है। 17 सीट कोई कम नहीं होती है। जिस लेफ्ट को लोगों ने एक रास्ता दिखाया था चलने के लिए, लाल सलाम को, आज सीपीआई, भाकपा माले, मैं कहता हूं कि आज कहीं ना कहीं कन्हैया उस रूप में
कहीं ना कहीं 100% मैं कहता हूं कि उन्होंने वो करामात कर दिखाया जो शायद किसी और नेता नहीं कर पाए। अकेले दम पर चुनाव लड़ करके आयुषी घोष अपने जो उनके स्टार प्रचारक जो वो उन्होंने एक लिस्ट बनाया था जेएनयू के साथ में चुनाव लड़ करके, और कन्हैया जिस पर देशद्रोह का आरोप लगता है, राजद्रोह का आरोप लगता है, वो आज बिहार में 17 सीट लेकर करके आते हैं। सोचिए एक काबिले तारीफ। मैं कहूं तो आज कन्हैया को अगर मैं नंबर देने की बात करूं तो कहीं ना कहीं कन्हैया 100 में 100 नंबर लेकर के बिहार में वो सीटें जीत करके आते हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो कन्हैया कुमार कर गए। तो अब समय जो है, समय के हिसाब से मैं बात करूं तो कन्हैया कुमार, अगला रुख कन्हैया कुमार का होगा, उनका अगला टारगेट है बंगाल चुनाव। आपको पता है बंगाल का समीकरण बिल्कुल अलग है बिहार चुनाव से, क्योंकि बंगाल में जो बंगाली है, चाहे जो पीछे कहते हैं कि बांग्लादेश से जो लोग आ रखे हैं, रोहिंग्या मुसलमान की बात होती है उस जगह पर, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उस जगह पर जो काम कर रही है और बीजेपी को जिस तरह से वो वार करती रहती है, हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मरवा रही है, उनको पीटती है, तो ये बार बार जो समीकरण सामने आता है उनके लिए कहीं ना कहीं किसी रूप में उस जगह पर मैं कह सकता हूं अगर कन्हैया कुमार पहुंचते हैं तो शायद मेरे को लगता है कि बीजेपी का एक सपना अधूरा रह सकता वहां सरकार बनाने का, क्योंकि लेफ्ट जो स्थिति में मजबूत होते दिख रही है बिहार में, कहीं वो स्थिति अगर हुई, मैं बात करूं बंगाल में, तो शायद बीजेपी के लिए वो सपना, क्योंकि आपको पता है एक समय में बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां पर माले का, सीपीआई का और इसका मैं कहता लेफ्ट का एक तगड़ा हाथ होता था, लेकिन आज वो स्थिति है कि वहां से उनका अस्तित्व तो मिट चुका, लगभग वो खत्म हो चुका है। लेकिन कन्हैया कुमार को देख करके शायद ये लगता है कि वो दोबारा वापसी करेंगे और शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रास्ता अब देखने वाली बात होगी कि कन्हैया कुमार का यहाँ जो जोश उमंग है वो बंगाल में कितना काम करता है। मैं कन्हैया कुमार को अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, तो कन्हैया कुमार को 100 में 100 नंबर मैं देता हूं उस जगह पर, और कन्हैया कुमार ने जो मेहनत किया है शायद उसमें वो सफल हुआ। क्यों संतोष जी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। लेफ्ट की बात करें तो हम आपको भी बताया ना कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आप लेफ्ट की ओर जा सकते हैं। जो जनादेश सॉरी लोगों की विचारधारा, देखिए आपको ये लेफ्ट ने बहुत दिनों तक बंगाल में राज किया है, बहुत दिनों राज किया है, 35 साल को इसको कह और सकते हैं। बंगाल के बाद जब बंगाल से उनका पतन हुआ, उसके बाद लेफ्ट के पास में वो कलेवर वाला नेता नहीं था, वो बोलने वाले नेता नहीं थे। अब कन्हैया कुमार के रूप में एक आ गए हैं और भी बोलने वाले नेता आ गए हैं। आपने देखा कि बिहार चुनाव में सबों ने कैंपेनिंग किया था और अच्छा कैंपेनिंग किया, और ये जन मुद्दों की बात करते हैं। कम से कम कांग्रेस से तो बढ़िया बात ये लोग कर रहे हैं आज की तारीख में। आप जहां भी जाइए, कन्हैया कुमार की बात करें, कन्हैया कुमार में जो मैच्योरनेस आती है बोलने की जो है, और जो ऑथेंटिक बातें करते हैं। अब ऐसी नहीं कि आलू में सोना डाल दो तो सोना, मशीन में सोना डाल दो तो आलू दे सोना निकलेगा, इस तरह की बातें कम से कम वो नहीं करते हैं। मैच्योरनेस आनी चाहिए आपको बातों में, ताकि आप किससे बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको मैच्योरनेस दिखानी चाहिए। देखिए बात वही होती है कि जनता को जो लुभा सके, युवाओं में जो जोश भर सके, युवा के लिए जो बोल सके, मैं कहता हूं शायद वही नेता होता है। और वो नेता सामने अगर दिखे बात करें तो वो नेता शायद कन्हैया कुमार में अब सामने लोग देख रहे हैं। नहीं, बिहार चुनाव में यूथ भी आए हैं सामने, यूथ जो तेजस्वी यादव क्या जिस किए? तरह से तेजस्वी यादव ने बोला है युवा को जो जिस तरह से अपने सामने अपने वोटर को पूरा युवा बूथ, मैं कह सकता युवा यूथ जो था वो तेजस्वी यादव की तरफ रुख किया, और उसी तरह कन्हैया कुमार को लोगों ने देख करके जो वोट दिया है, जो 17 वोट दिया है, 17 सीटें जो आई उनके लिए, ये उनकी काबिल तारीफ है। मैं कह सकता युवा ही एक ऐसा जो कार्यकर्ता होता है, युवा ही एक ऐसा नेता होता है, युवा लोगों में जोश भरता है। कन्हैया कुमार जब बोलते हैं उस एग्रेसिव को लोग सुनना चाहते हैं, उसको शायद पसंद करते हैं। जैसे कल मोदी बोलते थे, मोदी जो जैसे लोगों में जोश भर देते थे, जैसे मोदी कहीं जाते थे उनके पीछे युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, बहनों, कैसे पीछे उनकी तरफ एक रैली की तरह निकल जाते थे। क्यों? लोग उनको सुनना पसंद करते थे। हर समय का एक ट्रेंड होता है। तो आज कन्हैया कुमार शायद बिहार में लोगों को लुभा पा रहे हैं। आज कन्हैया कुमार शायद लगता है युवा को अपने तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते अच्छा है। और जब लोग बोलते अच्छा तो आपको पता है वहां लोग रुकते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनका इंतजार करते हैं। इसी तरह तेजस्वी यादव के लिए भी लोगों ने रुका है, उनको सुना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कन्हैया कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी, हो सकता है लेफ्ट उनके रूप में कहीं ना कहीं आएगी। तो अब मैं बात करूंगा बिहार में एक और नई पार्टी की, वीआईपी पार्टी, जो उसके अध्यक्ष है मुकेश सहनी।
जो कभी महागठबंधन में साथ चल रहे थे, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने महागठबंधन के तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा करके वो उनसे साइड हटते हैं और अपना समीकरण बनाने के लिए, साफ तौर पर मैं कहूं तो अपना समीकरण बना करके साथ हो जाते हैं एनडीए के लिए। एनडीए में आते हैं और एनडीए में आकर के वो पहली बार 4 सीटों पर अपना मतलब जीत दर्ज करके आते हैं। तो वीआईपी मुकेश सहनी जो पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी, जिसके मतलब मल्लाह लोग होते हैं, जो उनके मल्लाहों की पार्टी कही जाती है, मल्लाह के मुख्य संरक्षक है, जो कहूँ उनके मुखिया हैं, तो उनके पार्टी जो है 4 सीट जीत कर आती है। तो क्या लगता है आपको, इस बार वीआईपी पार्टी भी कुछ करिश्मा कर गई या वीआईपी पार्टी का भी कुछ करिश्मा लोगों को देखने को मिला? देखिए बिल्कुल ये जो शाहनी की पार्टी जो वीआईपी और हम की बात करें, जैसे हमने आपको भी कहा कि सत्ता की कुर्सी एनडीए के लिए इतना आसान नहीं है। ये 8 सीट की अगर हम बात करें, अगर किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो आप जान लीजिए कि बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें, जीतन राम मांझी को हो सकता है कहीं के राज्यपाल बना के भेज दिया जाए, लेकिन जीतन राम मांझी को अगर राज्यपाल बनना ही होता तो जब वो एनडीए में साथ हुआ करते थे पहले, उस वक्त वो बन गए रहते। बिहार की कुर्सी से सबको कहीं ना कहीं इर्द गिर्द, बिहार के इर्द गिर्द रहना चाहिए। अब देखिए मुकेश सहनी, अगर ये 4 सीट जैसे इनका दिखा रहा है, 125 सीट दिखा रहा है, 125 में अगर मुकेश सहनी में थोड़ा सा भी उसके स्वार्थ सिद्ध नहीं होती है तो मुश्किल पैदा हो जाएगी एनडीए के लिए। उसके बाद ये हम पार्टी की बात करें, हम पार्टी के जीतन राम मांझी के बारे में बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो भी उनके ऊपर बार बार आरोप लगते हैं जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वो किसी की तरफ भी रुक कर जाते हैं। अगर उनका स्वार्थ सिद्ध अगर बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ नहीं होगा तो उनको कहीं भी से गुरेज नहीं होगा महागठबंधन में जाने के लिए, और वो महागठबंधन, और ये 8 सीट अगर चल जाते हैं महागठबंधन में तो 111 और 8 119 हो जाता है। ठीक है, 119 के बाद 3 सीट के लिए इनको लड़ना पड़ेगा, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर चाहेगी तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए वहां बिहार में जनादेश जो हुआ है और ये अंतिम समय जो जनादेश हुआ है, आया है, ये कहीं ना कहीं कुछ होगा, अभी नहीं हो, 6 महीने बाद हो, मतलब स्थिर सरकार चलेगी बिहार में, ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। जबकि शिवसेना के साथ इतना पुराना गठबंधन टूट सकता है महाराष्ट्र में। मैं बार बार महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि जनता ने वहां पर शिवसेना बीजेपी को जनादेश दिया था और शिवसेना को आगे करके अपने वहां चुनाव लड़ा था। आप भले बड़ी पार्टी बन करके आ गए, सारी बातों को समझना होगा। जब आप वहां धोखा दे सकते तो आपको यहां धोखा क्यों नहीं मिल सकता है? चलिए, बात मोदी के हनुमान की, मतलब एलजेपी के चिराग। एलजेपी के चिराग का नाम इसलिए बार बार उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। उन्होंने ऐसी आग लगाई पूरी लंका में कि किसी को नुकसान हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन जेडीयू की लंका में ऐसी आग लगाई कि जेडीयू के जीते जिताए कैंडिडेट लगभग हार चुके हैं। मतलब जेडीयू जो है सबसे ज्यादा नुकसान में है। जेडीयू पे करीब 25 सीटों पर जेडीयू को उन्होंने कड़ी टक्कर दी, और हर जगह पर उन्होंने जो मार्जिन बोर्ड से वो हारे हैं 20,000, 25,000, 27,000, 7,000, 8,000, इस तरह के वोट समीकरण ला करके, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे वोट कटवा पार्टी, तो वोट कटवा तो नहीं रहे, लेकिन एक जनाधार मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने 6% वोटिंग का, मतलब पूरे बिहार का जो समीकरण था उसको समेट लिया, और समेट करके जदयू को नुकसान पहुंचाया, और 43 सीट जो लार्जेस्ट सेकंड पार्टी थी 2015 में, वो 43 पर आकर के रुक जाती है, और जो उस वक्त सबसे पीछे रही थी बीजेपी, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस बार इस विधानसभा में बनकर आती है। तो चिराग ने वो लंका में आग लगाई। चिराग के ऊपर जीतन राम मांझी ने अटैक किया कि उनके बंगले पे, सपने के बंगले को उन्होंने जला दिया। मतलब पासवान ने, उनके पिता जो रामविलास पासवान थे, उनके सपने के बंगले को चिराग पासवान ने जला दिया। ये इसलिए भी आरोप लगा, पता है कुछ दिन पहले जब उनके पिता का देहांत होता है और वो पूरा परिवार उस मायूस था, और उसी समय चुनाव का दौरा था, उसी समय रामविलास पासवान जिस समय देहांत करते, उनके घर पर वीडियो शूट करते हुए चिराग पासवान पाए गए, फोटो पे हंसते हुए बात करते हुए पाए गए, एडिटिंग वीडियो बनाया उन्होंने रोते हुए। तो इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी लंका लगी। लेकिन चिराग पासवान को जितना लोग समझदार समझते थे, तो क्या चिराग पासवान इतने समझदार थे, या चिराग पासवान को लोग समझदार समझने का नाटक कर रहे थे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चिराग पासवान की जो राजनीति है, लगभग यहां पर आप देखेंगे वो उलट राजनीति उन्होंने की, और नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय नेगेटिव उनके लिए हो सकता है। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। लेकिन
उन्होंने लंका जो लगाने में आग लगानी थी जदयू के लिए वो कारगर गए, लेकिन बीजेपी के लिए जो काम करना था, बीजेपी को उन्होंने बधाई दी और नीतीश कुमार के लिए वो आज भी बोल रहे हैं मैं नहीं चाहता हूं कि वो सीएम बने। सीधी सी बात है। तो चिराग पासवान के बारे में अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की जो रणनीति थी, क्या चिराग पासवान उसमें कामयाब हुए? चिराग पासवान की देखिए सर, चिराग पासवान की कोई रणनीति नहीं थी। चिराग पासवान की बिहार चुनाव में कोई रणनीति नहीं थी। चिराग पासवान एक बिहार चुनाव के रणनीति का एक हिस्सा थे, ताकि बिहार में बीजेपी जो 20 सालों से जो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पहुंचने के लिए चिराग पासवान बिल्कुल वो हनुमान थे। मतलब वो लंका तक पहुंचने के लिए वो हनुमान थे, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन वो अगर कहे कि रामविलास पासवान की तरह शायद वो राजनीति उतनी लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे जिस तरह से रामविलास पासवान ने, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 20 साल 15-20 साल से जो सेंट्रल में जो है जिसकी सरकार रही है, रामविलास पासवान से मंत्री रहे हैं, वाजपेयी जी से लेकर के मनमोहन जी तक और फिर मोदी। मैं ये कह सकता हूँ जब से चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल तब से वो सेंट्रल में हो या स्टेट की बात मत कीजिए, स्टेट में तो रही नहीं, सेंट्रल की लेकिन बात वो कीजिए। 35 साल उन्होंने अपने केंद्र में मंत्री रहे हैं। हाँ। और उनके पूरे परिवार के लोग या तो मंत्री या तो विधायक या तो सांसद रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अब अगर उन्होंने गलती जो आप मनमोहन सॉरी रामविलास जी की बात कर लेते हैं, तो चिराग मतलब उनके उतना लंबा सफर चिराग सफर तय कर पाएंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बिहार चुनाव, क्योंकि बिहार से एलजेपी का सब कुछ है, एलजेपी बिहार की पार्टी है और बिहार में जनता को उन्होंने धोखा दिया है, बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। और देखिए आप गौर कीजिए 14 की तुलना में इस बार जो महागठबंधन जो आरजेडी का जो सीट शेयरिंग है बेहतर हुआ है, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुआ है। हो सकता है इस बार जनता जो है थोड़ा सा चूक गई, उतना में जनादेश नहीं दे पाई, हो सकता है कि अगला बार में इसको देखेगी जनता। तो कहीं ना कहीं चिराग के लिए आने वाले दिनों मुश्किल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एलजेपी का विलय बीजेपी में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब उनके पास है कौन, अब उनके पास है कौन, एक सीट आप लाए हैं, इसमें आपकी तो महत्वाकांक्षा होगी कुछ हमको मिल जाए। आप मांगने जाइएगा तो आपको तुम सीधी बात है, आप तो मेरे लिए केंद्रीय मंत्री आपको मिल जाए, हो सकता है। चलिए, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे चुनाव को लेकर के, चुनाव के समीकरण को लेकर के, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने पूरे समीकरण पे बात की आपसे, बिहार चुनाव को लेकर के हम कल पल पल आपके साथ बने रहे। इसी तरह जिस तरह से आज एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है और एनडीए सरकार बनाने के बाद अब ये तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, बीजेपी से होगा या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये इसलिए बोला जा रहा है कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कर सकते हैं महागठबंधन से, जिस तरह से आरजेडी एक सीट उनसे आगे बनी है और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती है। तो महागठबंधन में आरजेडी और एनडीए से आपकी बीजेपी, देखिए तो दोनों ही अपने अपने जगह पर है, लेकिन जीत बोल कहते हैं कि हार कर भी जीत गए तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्होंने सभाएं अपने लिए की थी, अपने भाई के लिए की थी और अपने पूरे पार्टी के लिए की थी, लेकिन उनको बीजेपी लीड नहीं कर सकी, सक्सीड नहीं कर सकी। बीजेपी आज उनसे एक सीट पीछे है। क्यों इतना जो हम इतना जो कह सकते हैं, बीजेपी ने जो इतना बड़ा षड्यंत्र, बीजेपी इतना जो तामझाम रची गई थी, जो पूरे स्टार प्रचारक की गई थी, बीजेपी उस जगह पर नहीं पहुंच पाई, पूरा धराशायी कर दिया। अकेले तेजस्वी, हाँ, नहीं कर सकते हैं। चीफ मैं कह सकता हूँ, अकेले तेजस्वी ने बीजेपी को कहीं ना कहीं धराशायी किया है। हाँ। बात मैं कांग्रेस की भी करूंगा कि कांग्रेस का कोई ऐसा, मैं कहता हूं कोई कांग्रेस का ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं था जो बिहार के लोगों को लुभा सके, बिहार के लोगों को रोक सके, बिहार के लोगों को वोट दे देने के लिए समझा सके। शायद इसलिए आज बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व भी लगभग खत्म होता दिख रहा है। कभी बिहार में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन आज बिहार से वो अस्तित्व जाता दिख रहा। तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल की घड़ी है कि कांग्रेस को अब सोचना चाहिए कि ऐसा उनके लिए कोई सामने आने वाला नेता हो जो सामने युवाओं को रोक सके, यूथ के जनरेशन को बता सके कांग्रेस कौन सी पार्टी है, कांग्रेस उनके लिए क्या करेगी। ये उनको था। पूरे बिहार में चुनाव का जो मुद्दा था वो विकास और रोजगार और बेरोजगार के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था। ये तेजस्वी और उनके महागठबंधन की सरकार ने लड़ा था। लेकिन
बीजेपी ने सिर्फ 2 मुद्दे 3 मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। वो थे लालू प्रसाद यादव जो जेल में है, और दूसरा उनके साथ जो मुद्दा था वो थे जंगल के युवराज, मतलब कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया था तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर, उनके ऊपर। और तीसरा जो मुद्दा था तो कि 10 लाख रोजगार वो कहां से देंगे। इसी 3 मुद्दे पर बीजेपी नहीं ने तो फिर चुनाव बाद में उन्होंने लड़ा अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बात की है। उस अब स्वराज तो बताया है कि कहां कहां कैसे कैसे लोगों को रोजगार देंगे, हाँ मैनिफेस्टो में बताया हाँ, उन्होंने। तो देना होगा ये ना, वो तो मांगी अब जनता ना। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, लोग कह रहे थे मोदी का रुतबा घट रहा है। जिस तरह से पूरे राज्यों में विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुए थे, उन राज्यों में कहीं ना कहीं मोदी का डंका बजा है। मोदी को लोगों ने पसंद किया और मोदी के ही चहेते, मोदी के ही लोग जीत करके चुनाव में आए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस यहां बाजी मार सकती है, लेकिन कांग्रेस के ठीक उलट बीजेपी ने वहां बाजी मारी और 19 सीटों पर वो चुनाव जीत करके आए और 7 सीटों पर नुकसान हुआ। उस जगह पर कांग्रेस उस जगह पर जीत के निकली है। मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी अब मजबूत स्थिति में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 साल सरकार चलाएगी और वहां पर शिवराज सिंह चौहान जो है मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। मतलब आने वाला समय भी शिवराज सिंह चौहान के बारे में कह सकता हूं वो केंद्र में शायद मंत्री बन करके जाए। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करूं तो शायद वो मंत्री बन करके जाए। लेकिन अब जिस तरह से मैं एमपी की बात कर लिया, यूपी में भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। यूपी लगभग सारी सीटें जीत करके आई है। इसी तरह गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में भी जितने विधानसभा चुनाव हुए थे लगभग वहां पर गुजरात में 1 सीट को कांग्रेस ने लीड किया, बाकी 7 सीट पर वहां पर बीजेपी ने वहां पर चुनाव जीत दर्ज की है। झारखंड की मैं बात करूं तो यहां से बीजेपी जिस तरह से कह रही थी कि सरकार बदलेगी, हम सरकार बनाएंगे, 2 महीने में यहां उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो पाया। किसी का जादू नहीं चला। यहां पर झारखंड में 1 सीट पर दुमका से अपने भाई को जितवाने में यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कामयाब होते हैं। तो वहीं मैं बात करूं तो कांग्रेस से बेरमो के जो विधायक थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, उनके बेटे ठाकुर अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और उन्होंने करारी शिकस्त दी है बाटुल को। इसी तरह लुइस मरांडी भी करीब 7,000 वोटों से चुनाव हारती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव में जो उथल पुथल की बात की जा रही थी झारखंड में, वो शायद यहां का धरा रह गया और ऐसी स्थिति अब बनती है नहीं दिख रही है। जो 2 सीटें बात की जा रही थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो 2 सीटें अब यहां के भी महागठबंधन में जा चुकी है। इसलिए यहां का सपना बीजेपी के लिए अधूरा रह गया। इसलिए हम और आपके साथ पल पल की बात करेंगे, खबरों की अपडेट बात करेंगे। जिस तरह से जो स्थिति बन रही है बिहार में, ये स्थिति को देखते हुए बिहार से लगभग जो चुनाव बना है, इसी समीकरण को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि समय के अनुसार जिस तरह से तेजस्वी बदले हैं, तेजस्वी का परिवार बदला, क्या इस तरह से बीजेपी आज बड़ी पार्टी की लार्जेस्ट के तौर पर उतरी है, क्या उनकी पार्टी को आने वाले जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 19 लाख स्वराज, जो हम संतोष जी से मैं बात कर रहा हूं 10 लाख रोजगार की जिस तरह से मैनिफेस्टो में इन्होंने प्रण में डाला था तेजस्वी यादव ने, तो उनके ऊपर बार बार कहां से देंगे भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार को मिटा कर देंगे या भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे या भ्रष्टाचार खुद करेंगे। ये खुद नीतीश कुमार ने एक रैली के दौरान कहा था, आरोप लगाया था। कैसे देंगे 10 लाख रोजगार, ये हमें तो बताएं कम से कम, क्या वो भ्रष्टाचार करेंगे? तो आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं, क्या संतोष जी जिस तरह से 10 लाख की बात की गई थी, अब 19 लाख स्वरोजगार जो देने की बात कर रहे हैं वो कैसे देंगे? मुझे भी जरा इसका आकलन समझाइए। क्या जो जिस तरह से प्रवासी मजदूर कोरोना में पूरा बिहार, किनकी बात आप कर रहे हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूं। जैसे आप इस बात को समझिए, पूरा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव ने जो अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख की बात की थी, उनकी बात कर रहे हैं या ये 19 लाख की बात कर रहे हैं? मैं 10 लाख को जोड़ रहा हूं 19 लाख। अब 10 लाख छोड़ दीजिए ना, अब इसको मतलब नहीं रहता है। 10 लाख को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि 10 लाख के हुई टारगेट करके 19 लाख को रखा गया था। हाँ, तो इसको भी पकड़ना होगा ना। हाँ, अब 19 लाख पे बात करेंगे। 10 लाख तो हम बात इसलिए नहीं करते कि उनकी सरकार आई नहीं, लेकिन अब हम 19 लाख पे बात करेंगे कि उनके सरकार में उनके युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा। तो बताया ना, कल हमारे जो एक्सपर्ट लोग बैठे थे, उन्होंने बताया ना कि कोई पकौड़े बेचेंगे, कोई चाय बेचेंगे, रोजगार तो वहां भी है। कोई मछली पालन करेंगे, कोई मुर्गी पालन, रोजगार तो वहां भी, उनको 19 लाख करोड़ रोजगार देना है। जैसे कि उन्होंने हर भारतीय के खाते में कितने करोड़ दिए तो पता नहीं, कितने हजार की बात की थी, वो तो मिला नहीं किसी को ना। मिल गया आपको, तो मिल गया होगा, हमको मिला नहीं है। उसी प्रकार से चुनावी वादे थे, और उसके बाद चुनाव के बाद आप दीजिएगा, आपको देना पड़ेगा, जनता मांगेगी। नहीं तो तब तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई वहां पर आपको अपने वादों को पूरा करना है बिहार में, तो आपको कुर्सी पर बैठना होगा। और कुर्सी पर बैठिए, जनता पूछेगी आपसे, जनता आपसे पूछेगी कि 19 लाख रोजगार दीजिए,
आपने इसी मुद्दे को तो आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, और पूरा बिहार का जो चुनाव जो था, पूरा बिहार चुनाव इसमें सिमट के रह गया। वहाँ एनआरसी की बात नहीं हुई, वहाँ सीए की बात नहीं हुई, वहाँ कश्मीर का मुद्दा नहीं चला, वहाँ राम मंदिर मुद्दा नहीं चला, वहाँ सिर्फ चला तो रोजगार, कोरोना वैक्सीन, उसके बाद बाकी तो फिर गाली गलौज जो हुआ, जंगल राज युवराज, वो तो आपने सुना ही। तो कहने मतलब अब आपसे जनता पूछेगी कि आपको देना है 19 लाख रोजगार। तो बिहार की जनता आप समझ जाइए, अब आपके पास में 19 लाख स्वरोजगार की बात थी, वो आपको मांगनी है बीजेपी से। उसके बाद आपके पास जो मैनिफेस्टो में कहा गया था कोरोना वैक्सीन बिहार प्रदेश को फ्री मिलेगा, जैसा कि हमने कहा था बिहार प्रदेश को ही क्यों मिले, पूरे हिंदुस्तान को कोरोना वैक्सीन फ्री मिलना चाहिए। जगत प्रकाश नड्डा ने इस पर खंडन किया था कि चुनाव थे, चुनाव में हमारे नेताओं ने जल्दबाजी में कुछ बोल दिया, लेकिन इसका खंडन हम लोग तय करेंगे किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, इस पर हम लोग करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बिहार का समय, बिहार को लोगों से मांग करनी चाहिए कि अब हमारे नेता हमें क्या देंगे। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जो है नीतीश कुमार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी के साथ छोड़ तेजस्वी के साथ दे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ स्वार्थ सिद्धि की बात होगी तो नीतीश जी भी पीछे नहीं हटेंगे। इतना आसान नहीं है कि उनको, जिस तरह से बिहार में आप जानते ही हैं पल पल समीकरण बनता है और हर कोई का स्वार्थ होता है। अगर मैं 4 पार्टी लेकर के, अपना विधायक लेकर के अगर मैं आया हूं, तो मैं कहता हूं हर आदमी का स्वार्थ है। अगर एनडीए में वीआईपी आई है और एनडीए में हम आई तो अपने स्वार्थ को लेकर आई है। आज वो भी मंत्री पद के लिए एक एक मंत्री तो उनका तय है, तो ये भी मान के अगर उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे। और आप जीतन राम मांझी को जानते ही हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध होता अगर नहीं दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप में भी वो भागते नजर आएंगे, और वो भागते लंगोटी को बीजेपी उनको पकड़ेगी और उसमें कहीं ना कहीं उन पर सरकार बनाने का उनके साथ में बात करेगी। इसी तरह नीतीश कुमार के ऊपर भी बार बार संतोष यही कह रहे हैं कि अगर उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए केंद्र में भेजने की बात की जाती है, तो शायद उनको भी भागने में देर ना होगी और वो फिर दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। हम दोनों सिरे पे इसलिए बात कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से मैं पूरा आपको बताऊं, 243 विधानसभा था, 243 विधानसभा में नीतीश कुमार को जो था, नीतीश कुमार के महागठबंधन को 125 एक सीटें मिली है उनको। और जिस तरह से मैं बात करूं महागठबंधन में आरजेडी को 75 सीटें मिली है, और तेजस्वी को मैं बात करूं, तेजस्वी के पूरे समीकरण को 110 सीटें मिली है। आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और अदर्स को 7 मिली है। पासवान 1 पर सिमट जाती है, मोदी के अनुमान जो है 1 पर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आरजेडी 75, कांग्रेस 16, और मैं बात करूं इसी तरह से तो वहां पर हम और वीआईपी को 4 सीटें मिलती दिखाई देती है। लेफ्ट की मैं बात कर रहा हूं तो लेफ्ट को 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। 2 सीट पर वीआईपी की पार्टी जो है हार गई, 6 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी हार जाती है वहां से। भागलपुर में भी बीजेपी को हार मिली है। इस तरह से मैं देखिए समीकरण जो है, समीकरण चिराग जीते नहीं लेकिन हरा दिए। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, चिराग अब खुद नहीं जीते लेकिन पूरे सीट को चिराग ने 36 सीटों पर जेडीयू की हार हुई है, और 36 सीटों पर कम से जो जेडीयू का हार हुई उसमें चिराग का अहम रोल माना जा रहा है। चिराग ने अहम रोल निभाया है नीतीश कुमार को हराने के लिए। जो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि चिराग ने ही वो आग लगाई जिसमें नीतीश कुमार जलकर राख होगा, ये बात कह सकता हूं। वो कहते हैं बार बार एक डायलॉग आता है, जली को राख कहते हैं, बूझी को नहीं, नीतीश कुमार को नहीं बोल सकते हैं, एनडीए जलकर राख हो गई। एनडीए देखिए, एनडीए जलकर तो राख हुई, लेकिन जो उनका एक नारा था कि मैं बीजेपी के साथ हूं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनता नहीं दे सकता हूं, नीतीश कुमार के घोटाले खोलूंगा, नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा, ये जो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं किसी रूप में मैं कह सकता हूं। आप देखिए 36 सीटों पर जो समीकरण बैठा है वो समीकरण हुआ है। तो बिहार में फूट डालो की नीति, कांग्रेस की नीति। यहाँ बता दे रहे हैं, भागलपुर का एक सीट फंसा हुआ था, एक सीट 74 सीटों पर लगता है बीजेपी जीती है वहाँ बिहार में। भागलपुर सीट का फैसला देर रात हुआ है, तो 74 सीटों पर बीजेपी है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, 75 सीट पे आरजेडी है, 74 सीट पर, 1 सीट पे लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली है भाई आपकी आरजेडी, 1 सीट पर आगे है, और 1 सीट से कम आपकी बीजेपी जीत करके आती है। तो वही है कांग्रेस की जो नीति है, मोदी को तो हरा नहीं पाई, लेकिन चालाकी बोलते कांग्रेस कर गई है वहां पर मोदी को हराने में। जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। जनता अब कांग्रेस को देखना नहीं चाहती है। बिहार में फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस ने रची थी, जिसमें वो सक्सेस नहीं हो पाई। ये कहना है संजय जायसवाल का, वहाँ के जो
जो ये है प्रदेश अध्यक्ष है हाँ बीजेपी के, उनका कहना है, हाँ उन्होंने ये कहा कि बिहार में फूट डालो की रणनीति जो थी उस पर कांग्रेस शायद उस पर शायद नहीं हो पाई है। लेकिन इसी तरह जनता अगर नकार रही है तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि अब आपको फिर से एक सोचने की दरकार है, आप फिर से उनके लिए क्या करें जो जनता आपके साथ हो और जनता आपके तरफ चली जाए। आपको एक सीट और बताना चाहूंगा, चकाई सीट जो था, सुमित कुमार सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए थे, पूर्ण बहुमत, मैं कहता हूं भारी मतों से वो जीत कर आते हैं। क्यों? मैं कहता हूं अगर कोई विधायक, किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रत्याशी, अगर भारी प्रत्याशी मतों से अच्छा नहीं है, जीतते हैं वहाँ, 189 मतों से जीते, सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले वही हैं चकाई से ही। युवा के एक सबसे युवा जीत कर हाँ क्या है, ये आनंद मोहन, मैं कहता हूं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो हाँ है सबसे युवा कम उम्र के विधायक के रूप में भी देखे गए। उनकी पत्नी जो शिवहर से शायद चुनाव हार गई है, उनकी पत्नी शिवहर से लवली आनंद चुनाव हार गई है। इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लोकसभा सांसद रही है वो, लेकिन वो इस बार चुनाव फिर से शिवहर से हार जाती है। लेकिन उनके बेटे, मुख्य रूप से मैं कहूं कि आरजेडी से दोनों को टिकट मिला था लास्ट समय में, और लास्ट समय में टिकट मिलने के बावजूद वो चुनाव लड़े। चेतन नेताओं के आनंद जो बयान चुनाव जो अभी जीता आ है। रहे हैं, जैसे अभी बयान आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी का, हम 150 सीटों पर जीत सकते थे, तो क्यों नहीं जीते? आप जीत सकते थे, आप क्यों नहीं जीते? तो नेताओं का अब बयान आएंगे। और अभी बिहार चुनाव, अभी बिहार में चुनाव मतलब ईवीएम से काउंटिंग समाप्त हो गया है। अभी बिहार बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ दिखाएगा, देश की जनता को दिखाएगा, एनडीए को दिखाएगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी इतना इतना जल्दबाजी से नहीं होगा। अब हो रहा है ना, जनता ने नकारा, अब चालबाजी का सहारा, ये भी आप कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि आज शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर वो जनता को अपने संबोधित करेंगे। ठीक शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे और वो भी देश को संबोधित करेंगे और बिहार चुनाव में लोगों को खुशियां देंगे। भाई जिस तरह से 14 को दीपावली है और 14 को दीपावली के तहत में लोगों के साथ साथ फटाके, आज बीजेपी कार्यालय में कल से खुशियां मनाई जा रही है और ये खुशी का जश्न बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होना है और बंगाल में दीदी को वो झटके देना चाहते हैं, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय हो सकता है उनके लिए। अब देखिए बिहार में जो है नीतीश कुमार बिहार के सीएम के तौर पर अगर बनते हैं तो उनका जिस तरह से अगर उनका समीकरण है, अगर वो आते हैं तो मैं जिस तरह से बात करूं मैं तो ये जो साख जो है वहां पर वो चला जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात होगी, समीकरण को देखिए, बिहार चुनाव को। दिग्विजय सिंह का आपको मध्य प्रदेश में पता है किस तरह के वो बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो भी बयान देते हैं कि अब शायद उनकी छोटी पार्टी से हट करके और वो अब यहां समर्थन करे, महागठबंधन को समर्थन करे, जो संतोष जी करते। दिग्विजय सिंह हमेशा उटपटांग बातों के लिए भी जाने जाते हैं, आपको पता है। अभी जो उनका जो बयान आना है, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि नीतीश कुमार ही अब ऐसे है कि उनके लिए शब्दों में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वहां पर सरकार बना। नीतीश कुमार बिहार के सीएम तौर पर 7वीं बार शपथ लेंगे, 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम तौर पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे बिहार में। मैं कह सकता हूं, सोचिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले चुके हैं, इस बार उनका 7वीं बार वो शपथ लेंगे। सपना भी था उनका कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, तो अंतिम चुनाव में शायद ये सपने पर बीजेपी उनके साथ चले, मेरे को भी लगता है। सबसे पहले हुआ 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। 3 मार्च को सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। वापस 24 नवंबर 2005 को मैं बात करूं, वापस 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। दूसरी बार उनकी ताजपोशी 24 नवंबर 2005 को हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर आरजेडी के साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई को 2017 में 6ठी बार ताजपोशी हुई उनकी। 7 बार मुख्यमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड हासिल करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर इस बार बीजेपी ने उनको बनने दिया तो शायद वो बन जाए। इसी तरह देखिए, मैं बता दूं आपको, बिहार चुनाव पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है, मैं संघ की विचारधारा को घोर विरोधी हूं। मतलब वो बार में कहा कि पुरानी बातों के लिए कहते हैं, संघ की विचारधारा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि वह भारत की सनातनी परंपराओं व सनातन धर्म की मूल भावना के विपरीत है। यह देश है, सबका है, लेकिन फिर भी मैं उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं
कि वे अपने लक्ष्य और अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते। मतलब दो, एक तरह से दोनों को बोल रहे हैं, मैं घोर विरोधी भी हूं और उनके संग के बाद उनकी विचारधारा पर समझौता नहीं करते, इसलिए उनका समर्थन भी करता हूं। केवल समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये बात कहा। अब कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला अपने आप को भी 30 मार खा समझते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, अगर वो 30 मार खा है तो कम से कम बिहार चुनाव में उनको ऐसे सीट जीत कर आते तो शायद मैं कहता हूँ 30 मार प्रभारी भी थे वो। प्रभारी भी थे, प्रवक्ता भी हैं भाई वो, तो राष्ट्रीय मीडिया मैंने जहां भी हो गए हैं, मुझे लगता है लगभग वो चुनाव हार कर ही आते हैं। इसलिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार चुनाव में हम कितना फर्जीवाड़ा देखेंगे। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मत से जीता, लेकिन उस जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या हुई और जनादेश का अपहरण किया गया। सुरजेवाला ने दावा किया कि 17 में कांग्रेस उम्मीदवार 600 मतों से जीता, लेकिन उसे 1700 मतों के अंतर से हरा दिया गया। अब तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और वो लोग बताएंगे भाई कौन कौन बोल रहे हैं। इसी तरह अब बिहार में जिस तरह चुनाव में समीकरण जो बनने थे, उसी समीकरण में आपको हमने बताया। इसी समीकरण के तहत पे हम लोग फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारा इंडिया न्यूज वायरल चैनल देखना ना भूले। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और शेयर, क्योंकि देखिए हमारा कहना भी इसलिए कि अगर हम इतनी बातें आपके साथ कर रहे हैं तो हम आपसे थोड़ी सी कुछ चीजें मांग रहे हैं। लाइक और शेयर करना, फेसबुक और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो पल पल के अपडेट के लिए हम आपके बराबर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया न्यूज वायरल।